नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर तीसरा देखने जा रहे हैं मनोविज्ञान की क्लास में, जिसके अंतर्गत हम अभिप्रेरणा को पढ़ने वाले हैं। 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी टेट परीक्षा के अंतर्गत या सेकंड ग्रेड आरटेट के अंतर्गत या स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और इससे पहले हम 2 मॉडल टेस्ट पेपर देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व को पढ़ चुके हैं और साथ ही शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व क्या है उसके बारे में भी हम प्रश्नोत्तर देख चुके हैं। और जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर बनाए जा रहे हैं वो सभी के सभी ऐसे उसमें प्रश्न लिए जाएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है मॉडल टेस्ट पेपर की, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वो मनोविज्ञान की क्लास में आप देख सकते हैं। आज हम अभिप्रेरणा से संबंधित 35 प्रश्नोत्तर लेने वाले हैं और जहां मुझे लगेगा वहां पर थोड़ी सी हम व्याख्या भी उसकी करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? प्रश्न जो है हमारा ये है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने का ऐसा कौन सा तरीका है इन चारों में से जो कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए। तो देखिए, ये अध्यापक संस्कृत सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है, जिसमें पहला ऑप्शन है पुरस्कार, दूसरा है मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, तीसरा है प्रवृत्ति को रोचक बनाना और चौथा है बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। तो देखिए, अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम यूज में लाना चाहिए। तो देखिए, अगर हम देखें बच्चे के अनुभवों से जोड़ना, तो बिल्कुल जोड़ना चाहिए। प्रवृत्ति को रोचक बनाना चाहिए ताकि अधिगम जो है या सीखना जो है वो सरल हो सके। मिलजुल कर बच्चे जो है काम करें तो इससे भी क्या होगा, अधिगम सरल होगा। लेकिन अगर हम पहला ऑप्शन देखें पुरस्कार, तो पुरस्कार की अगर हम जो है रखेंगे अभिप्रेरित करने के लिए अधिगम को, तो ये तरीका जो है कम प्रयोग में लाया जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी लगे तभी इसे प्रयोग में लाना चाहिए। तो अधिगम को अभिप्रेरित करने का जो ये तरीका है पुरस्कार का, ये कम से कम प्रयोग में लाया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। 4 जो है उदाहरण दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरणा का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। तो देखिए अभिप्रेरणा जो है इसके कृष्णा में आई होगी, तभी उसने क्या किया, 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया अपने नृत्य का या डांस का टाइम। ठीक है, ये आरटेट फर्स्ट लेवल 2012 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी अभिप्रेरणा का क्या है, एक उदाहरण पेश हो रहा है। दूसरा देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, अभिप्रेरणा का परिणाम है। उसे प्रेरणा मिली तो उसने क्या किया, जो है फिलॉसफी का अध्ययन शुरू कर दिया। तीसरा देखिए, जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। और अंतिम है, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की। तो देखिए कहीं ना कहीं जो राम है इसने भी क्या किया, अभिप्रेरित होकर आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध जो है वो स्थापित करने में प्रगति की। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से अभिप्रेरणा का परिणाम हुआ। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण है अभिप्रेरणा का, ये भी उदाहरण है अभिप्रेरणा का। लेकिन जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ की, तो ये किसी प्रकार की अभिप्रेरणा नहीं दिखलाती। तो ये जो प्रश्न है ये आरटेट फर्स्ट लेवल 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। तो संवेगों का प्रकार कौन सा नहीं है, इसमें से उसने माना है प्राथमिक संवेगों का प्रकार है, द्वितीयक ये भी है, कृत्रिम ये भी है, लेकिन नवीन जो है
ये संवेगों का प्रकार नहीं है गिलफोर्ड के अनुसार। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात कौन से हो गए? भूख, प्यास, निद्रा, ठीक है, काम, क्रोध, मलमूत्र त्यागना, ये सब क्या हो गए? जन्मजात अभिप्रेरक हैं। तो इनमें से देखिए कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास है, निद्रा है, भूख है, लेकिन सुरक्षा की भावना जो है जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, यानी कि जन्म से ही वो अभिप्रेरक जो है आपके लिए नहीं बनता। क्या? कौन सा? सुरक्षा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। तो देखिए कौन सा होना चाहिए? प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो देखिए चालक किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ड्राइव। अगर हिंदी में कहें तो इसी को कहा जाता है अंतर्नोद, या इसी को कहा जाता है परनोद। किसे? चालक को। ठीक है, ये चालक जो होता है नकारात्मक भी हो सकता, जो चालक होता है वो ड्राइव, अंतर्नोद या परनोद कहलाता है। अगर हम चालक की बात करें तो चालक जो होता है वो किसी चीज को करवाने का कार्य करता है, कि जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि चालक जो होता है वो शरीर की आंतरिक क्रिया दशा होती है जो कि विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि भूख है, प्यास है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम प्रेरक की बात करें तो प्रेरक जो होता है वो प्रेरक जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है? चालक के द्वारा उत्पन्न होने वाली क्रिया है प्रेरक। ठीक है, जैसे कि आपको भूख लगी तो भूख क्या है? भूख क्या है? एक चालक है। ठीक है, भूख लगी और आपको लगा कि ऐसे फीलिंग आई कि अब हमें क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। तो प्रेरक जो होते हैं किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? चालक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भूख लगी और आपको अंदर से फीलिंग जो आई है, यानी कि प्रेरक जो तत्व, प्रेरक जो है वो आपको लगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि आवश्यकता। प्रेरक क्या होता है? एक होता है नीड होती है, आवश्यकता होती है प्रेरक के अंतर्गत। एक होता है चालक, एक होता है तनाव और एक होता है प्रोत्साहन। ठीक है, ये क्या चीज होती है? प्रेरक। प्रेरक के अंतर्गत ये चीजें शामिल होती हैं। अब तीसरा कौन सा है? उद्दीपन। उद्दीपन आप कह सकते हैं प्रोत्साहन को। ठीक है, प्रोत्साहन को क्या कह सकते हैं? उद्दीपन कह सकते हैं। उद्दीपन नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे भूख चालक के लिए भोजन जो होता है वो उद्दीपन कहलाता है। अगर आपको भूख लगी है तो भूख अगर क्या है? चालक है, तो उद्दीपन क्या है? भोजन। ठीक है, तो प्रेरणा का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? आदत जो होती है वो व्यक्तिगत होती है। ठीक है, लेकिन चालक, प्रेरक, उद्दीपन, इन तीनों का संबंध होता है किससे? प्रेरणा से, और ये तीनों अंतर संबंधित होती हैं। तो इसमें प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है? आदत। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिक, आनुभाविक, आंतरिक या बाह्य? तो देखिए किसी ने इसको प्रेरित नहीं किया तो बाह्य तो नहीं है, आनुभाविक भी नहीं है। ठीक है, कहां से प्रेरित है? कठिन परिश्रम कर रहा है तो आंतरिक रूप से क्या है? ये विद्यार्थी जो है जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जो है कठिन परिश्रम कर रहा है, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है ताकि उसको जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सके। तो वो अंदर से क्या है? अंदर से प्रेरित हो रहा है। आंतरिक रूप से क्या हो रहा है? अभिप्रेरित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आंतरिक। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? पहला कथन है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है
ये देखिए आर्ट एट सेकंड लेवल 2012 का प्रश्न है, और इससे पहले वाला जो ये प्रश्न था ये सी टेट सेकंड लेवल 2012 का प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है आर्ट एट सेकंड लेवल 2012 में पूछा गया था। तो ये एक जो टीचर है वो उससे किस कथन से सहमत होना चाहिए। एक आप टीचर हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोष जनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। ठीक है। दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए कौन सा कथन जो है आपके लिए बिल्कुल सही है, उचित है। पहले पे आएंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से होती है, न कि बाहर से। ठीक है। दूसरा देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है। बाह्य अभिप्रेरणा कहां से होती है? बाहर से होती है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी बच्चे को पुरस्कार देकर पास करवा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि पढ़ लीजिए, तो अगली क्लास में भी वो सोचेगा कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए तभी मैं पढ़ाई करूंगा। तो बाह्य पुरस्कार जो होता है उससे स्थायी परिवर्तन कभी नहीं आता। आंतरिक जो होती है आपकी अभिप्रेरणा, उसी से ही स्थायी परिवर्तन आता है। अंतिम देखिए, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये गलत है। बाह्य पुरस्कार कभी भी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं देता, बल्कि बाह्य अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो इसमें से बिल्कुल उचित होगा सेकंड। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से जन्मजात है। तो ये आंध्र प्रदेश टेट सेकंड लेवल 2011 का प्रश्न है, टेट में पूछा गया है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि जन्मजात क्या चीज है, इसमें से प्रेरणा है, रुचि है, अभियोग्यता है, अभिवृत्ति है। तो प्रेरणा कब होती है? ध्यानपूर्वक चारों देखिए और उत्तर सही लगाइए। तो देखिए इसमें सही उत्तर होगा अभियोग्यता। क्यों? क्योंकि प्रेरणा जो है जन्म के बाद, या आप कह लीजिए बड़े होने पर प्रेरणा मिलती है, या आंतरिक प्रेरणा आती है, अभिप्रेरणा आती है। रुचि जो है वो भी बाद में होती है। अभिवृत्ति भी बाद में जागृत होती है, जन्मजात नहीं होती। अभियोग्यता काफी हद तक जन्मजात होती है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है। विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखना। तो बहुत अपेक्षाएं रखना भी गलत है, किसी प्रकार की अपेक्षा रखना भी गलत है, और एक रूप स्तर में अपेक्षा रखनी ये भी कहीं ना कहीं गलत है। विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षा रखना ये सही है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार। ठीक है। देखिए बच्चा क्या कर सकता है ये देखने के लिए उसकी एबिलिटी को ध्यान में रखना जरूरी है। तो विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षा रखना जो है एक अध्यापक के लिए जरूरी है, न कि उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखना। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक जो है प्रेरणा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वीकृति प्रेरक। ठीक है। एक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने के लिए कौन सा प्रेरणा देता है? स्वीकृति। अगर समाज स्वीकृति दे रहा है तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है सी टेट सेकंड लेवल 2012 में पूछा गया है। अगला देखिए, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है। तो देखिए सशक्त अभिप्रेरणा जब होएगी तो सीखना शीघ्र होगा। ठीक है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2016 का प्रश्न है।
प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है, प्रेरक के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा, उपर्युक्त सभी। तो देखिए प्रेरक जो होता है, इसको अगर इसकी बात करें तो प्रेरक के प्रतिपादक कौन थे? वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ थे इसके प्रतिपादक, और इन्होंने क्या किया था? प्रेरक के अंतर्गत शामिल किया था प्रोत्साहन को, आवश्यकताओं को, ठीक है, प्रबल प्रेरणा को, तनाव को, चालक को, इन चारों पांचों चीजों को शामिल किया था प्रेरक के अंतर्गत। किसने? वुडवर्थ ने। और वुडवर्थ ने क्या कहा था कि प्रेरक जो होता है वो व्यक्ति की वो दशा होता है जो निश्चित उद्देश्य की जो है पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। कौन? प्रेरक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, ये सारे शामिल होते हैं प्रेरक में। अगला प्रश्न देखिए, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? एक आंतरिक मानसिक दशा जो कोई व्यवहार को शुरू करने, बनाए रखने, किसी काम को करने, शुरू करने, उसको बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिप्रेरणा। जब आपको प्रेरणा मिलती है अंदर से तो आप उस कार्य को क्या करते हैं? आरंभ करते हैं और उसको बनाए रखते हैं। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है उसे कौन सी प्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा। ठीक है, बाहर से प्रेरणा मिल रही है, उसके पिता प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको मोटरसाइकिल मिलेगा, इसका मतलब बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, तो ये स्कूल लेक्चरर 2013 का प्रश्न है, और इससे पहले वाला जो ये प्रश्न था ये भी स्कूल लेक्चरर 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये जो डेफिनेशन है लगभग गुड की डेफिनेशन है, परिभाषा है। यहाँ पर नियंत्रित की बजाय इन्होंने नियमित कहा था कि क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वो आपके अभिप्रेरणा है। ये उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? जन्मजात आपको पहले बता चुकी हूं, निद्रा है ना। और देखिए कौन सा है इसमें से, ध्यानपूर्वक देखिए। तो यही ऑप्शन है, जन्मजात कौन सा है? निद्रा। खेलना, प्रशंसा, क्रोध, ये जन्मजात नहीं है। कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट के द्वारा दिया गया है? तो देखिए गैरेट ने दिया है दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। ठीक है, इस दैहिक को आप जैविक भी कह सकते हैं, जैविक प्रेरक। देखिए जैविक प्रेरक के अंतर्गत इसने बताया है गैरेट ने भूख, प्यास, काम, निद्रा, मलमूत्र त्यागना, इसको दैहिक या जैविक प्रेरक बताया है। अगर हम मनोवैज्ञानिक प्रेरक की बात करें तो गैरेट कहते हैं सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, इसको मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत रखा है। और अगर सामाजिक की बात करें तो सामाजिक के अंतर्गत जो है आपके गैरेट ने रखा है रचनात्मकता को, संग्रह की प्रवृत्ति को, सामूहिकता को, आत्मगौरव को, आत्म प्रतिष्ठा को, जिज्ञासा को, किसने रखा है? सामाजिकता के अंतर्गत रखा है। किसने? गैरेट ने। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मैस्लो के द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? अब हमें बताना है कि मैस्लो का जो वर्गीकरण है इनमें से कौन सा है सही जच रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इससे पहले वाला प्रश्न इंग्लिश की सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न था, और ये प्रश्न जो है विज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 का प्रश्न है। तो देखिए जो मैस्लो का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत शामिल है आपके जन्मजात और अर्जित। ठीक है, प्रेरकों का जो वर्गीकरण दिया है उसमें जन्मजात और अर्जित प्रेरक माने हैं मैस्लो ने। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए?
तो ध्यान से देखिए, नहीं करना चाहिए। कौन सा काम नहीं करना चाहिए? तो पहला देखिए, कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करना, तो ये तो करना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, ये भी अध्यापक को करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, तो ये कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अंतिम है, बालकों में अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना, तो ये भी सही है। तो कौन सा काम नहीं करना चाहिए? इनाम नहीं दिया जाना चाहिए एक अध्यापक के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा को देखते हुए। 20वां प्रश्न है, ये जो भी हमने प्रश्न देखा है, ये विज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न था। और ये प्रश्न जो है अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। ये प्रश्न थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में भी आया है और गणित की सेकंड ग्रेड 2011 में भी रिपीट हुआ है। तो ध्यान से देखिए, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? तो भूख क्या है? भूख है अंतर्नोद। ठीक है, अंतर्नोद यानी कि ड्राइव, जिसे कि आप चालक भी कह देते हैं, जिसे आप परनोद भी कह देते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो होता है आपके अंतर्नोद, वो शरीर की आंतरिक क्रिया दशा होती है जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भूख है, प्यास है, ठीक है, नींद है। कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व इनमें से अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। ये हिंदी की सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। तो देखिए, अभिप्रेरणा से आवश्यकता संबंधित है, अंतर्नोद संबंधित है, प्रेरणा संबंधित है, लेकिन मूल प्रवृत्ति संबंधित नहीं है। आवश्यकता होगी तभी अभिप्रेरणा होगी। अगर ड्राइव है, कोई चालक है, ठीक है, प्रनोद है, तो क्या होगा? अभिप्रेरणा होगी। लेकिन मूल प्रवृत्ति होगी तब प्रेरणा नहीं होगी। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? ये प्रश्न संस्कृत सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। और प्यास जो है वो क्या है? अंतर्नोद है, चालक है। भूख, प्यास, ये क्या है? चालक है या अंतर्नोद है, एक ही बात है, या ड्राइव है। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं आप कोई चीज, वहां तक ले जाने वाला रास्ता कौन सा है? अभिप्रेरणा। आगे देखिए, ये जो प्रश्न है ये भी संस्कृत सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक, नकारात्मक अभिप्रेरक या अर्जित अभिप्रेरक? तो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा क्या है? स्वाभाविक होती है, तो स्वाभाविक अभिप्रेरक है। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, अर्जित होती हैं, जन्मजात व अर्जित होती हैं, इनमें से सभी। देखिए ध्यानपूर्वक, ये बीटेट फर्स्ट लेवल 2011, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012, इन दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए, मूल प्रवृत्तियां हमेशा कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो हमेशा अंदर से अपने आप से प्रेरित होकर बच्चे काम करते हैं, उनके लिए इनमें से कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बिल्कुल सही। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। जो आंतरिक रूप से क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। लेकिन वे हमेशा सफल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये चीज उनमें नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रश्न है ये आपके पूछा गया है आरटेट फर्स्ट लेवल 2010 में, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में। तो प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं बार बार, ध्यान रखिए आरटेट में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में
उपयुक्त नहीं है, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो अप्रिय स्थिति से दूर नहीं रखता अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति लक्ष्य की ओर जाता है अभिप्रेरणा की वजह से, शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि करता है, मनोवैज्ञानिक जो आकांक्षा होती है उसको भी जो है पूरा करने में सहायता करता है, लेकिन अप्रिय स्थिति से दूर रखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है आर्ट एट सेकंड लेवल 2011 में। तो देखिए बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इनमें से 1 व 3, 1 व 2, 3, केवल 2, 1, 2, 3, 4। तो देखिए सारे के सारे क्या हैं? बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत समावेशित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा जो होती है वो भी शामिल होती है बाह्य अभिप्रेरणा में, सहयोग भी शामिल होता है, ठीक है, मूल्यांकन भी शामिल होता है। इसके अलावा आप कह लीजिए लक्ष्य है, अध्यापक छात्र का संबंध है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई, लक्ष्य आदर्श या जो उद्देश्य प्रदान करना होता है वो भी किसके अंतर्गत शामिल होता है? बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें बाह्य अभिप्रेरणा में, यानी कि बाहर से अभिप्रेरित किसी के द्वारा किया जाना। 29वां प्रश्न है और ये प्रश्न सामान्य ज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न है। प्रश्न कौन सा है? ध्यान से पढ़िए। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, ठीक है, जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को देने वाले हैं गेट्स व अन्य। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? सामान्य ज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न है। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। 31वां प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है, या अंतिम है गत सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो ये बीटेट फर्स्ट लेवल 2011 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 का प्रश्न है। सभी उत्तर सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे सही क्या है? तो देखिए सबसे सही ये है कि सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है उसका काम होता है रुचि का विकास करना। सीखने में रुचि का विकास करना। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति आगे देखिए 32वां प्रश्न आता है हमारे सामने, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ये देखिए सी टेट 2011 का प्रश्न है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की जो स्मरण शक्ति उसको पैना करती है, ज्ञान का पृथक्करण करती है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का काम कौन करती है? अभिप्रेरणा करती है। ये सीटेट 2011 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से
किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। कौन सा एक परिवर्तन सीखने की श्रेणी में, अधिगम की श्रेणी में रखा जाएगा? ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012, सामान्य जो थर्ड ग्रेड 2009 का प्रश्न है, दोनों में पूछा गया है। ठीक है, किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन, या अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो देखिए स्थायी परिवर्तन जो है इसी को किस में रखा जाएगा? सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा। सीखना तभी होगा जब वो क्या होगा? स्थायी होगा। कोई भी आप अभ्यास कर रहे हैं, कोई भी आपकी जो अनुभूति है उससे आपका जो ज्ञान है वो स्थायी होगा, तभी वो किसकी श्रेणी में आएगा? सीखने की श्रेणी में आएगा। ये प्रश्न जो है 2009 और थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया है। आगे देखिए ये 34वां नंबर प्रश्न है, ये पूछा गया है पीटीआई थर्ड ग्रेड 2012 में। ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख आंतरिक है, प्यास भी आंतरिक है, यौन प्रवृत्ति भी आंतरिक प्रेरणा है, लेकिन उपलब्धि की आवश्यकता जो है ये जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। ये बाह्य अभिप्रेरणा कह सकते हैं आप इसको, जन्मजात नहीं है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है पीटीआई सेकंड ग्रेड 2012 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित करना है तो पहला है प्रणोद। प्रणोद यानी कि आप कह सकते हैं इसको चालक या अंतर्नोद या ड्राइव। ठीक है, आवश्यकता यानी कि नीड, और प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। तो देखिए सही क्रम कौन सा होना चाहिए? ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए इसका सही क्रम जो होता है मैं आपको एक बता दूं, सबसे पहली होती है आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद यानी कि नीड हो गया, ये हो गया नीड। उसके बाद होता है चालक यानी कि ड्राइव। उसके बाद होता है प्राणी में आंतरिक तनाव, और उसके बाद होता है प्रोत्साहन, और उसके बाद होता है लक्ष्य प्राप्ति या संतुष्टि। आवश्यकता, फिर चालक आ गया, उसके बाद प्राणी में आंतरिक तनाव यानी कि टेंशन, उसके बाद इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, और अंत में आ गया लक्ष्य प्राप्ति के द्वारा संतुष्टि। तो यहां पर 3 दे रखे हैं, तो आवश्यकता दे रखा है, उसके बाद आपके दे रखा है प्रणोद या चालक, चालक को ही प्रणोद कहा जाता है, और उसके बाद प्रोत्साहन। तो बीच में से इन्होंने किसको हटा दिया? प्राणी में आंतरिक तनाव या टेंशन को इन्होंने हटा दिया। तो यही सही होना चाहिए तीसरा। ठीक है, आवश्यकता, फिर प्रणोद, फिर प्रोत्साहन। तो ये सही क्रम है। और जो प्रोत्साहन है उसके बाद अंत में आएगा लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए हैं मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड के अंतर्गत, और आगे हम मॉडल टेस्ट पेपर 4 करेंगे। और अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो छोटी सी गुजारिश है आपसे, हमेशा की तरह इसे शेयर कर दें। ठीक है, और अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं उसके अंतर्गत कोई भी ऐड चल रही है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है आप ये चीज़ जरूर करें, ऐड को पूरा देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में। लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।